स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज है इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में। लास्ट 1 ईयर के दौरान में बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जिस डील को नेगोशिएट किया गया था, अब उसको साइन कर लिया गया है। तो क्या स्टूडेंट्स, आने वाले समय के अंदर में इंडिया और न्यूजीलैंड के बिटवीन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स के दौरान में भी जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है बोथ कंट्रीज के बिटवीन में इंक्रीज किया है। और अगर यहाँ पे डील को साइन किया गया है तो ऑब्वियसली अदर कंट्री से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ है वो नहीं अप्लाई करेगा, या अगर किसी सेक्टर्स के ऊपर में टैरिफ अप्लाई भी करेगा तो काफ़ी लेसर उसका रेट रहेगा। तो इसकी वजह से आप देखिए कि आने जो कंट्रीज से जो प्रोडक्ट है उनका मोर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। क्या इंडिया ने सभी सेक्टर्स को ओपन किया है न्यूजीलैंड से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि हमारे जो ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं, स्पेशली जो डेयरी का जो सेक्टर है उसको इंडिया ने इंक्लूड नहीं किया है इस डील के अंदर में। क्या डील के अंदर में किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में भी डिस्कशन किया गया है? क्या न्यूजीलैंड आने वाले समय के अंदर में इंडिया के वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट है उसको भी कैरी आउट करेगा? तो स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में जब हमने डील को साइन किया था 2024 के समय में, तो उस दौरान में आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट का जो क्लोज है वो वहाँ पे इंक्लूड किया गया था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि 100 बिलियन US डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में इंडिया के अंदर में वो कैरी आउट करेंगे। और यहाँ पे इस डील के अंदर में भी जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग में क्लोज है वो इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे जो अमाउंट है वो कम है। 20 बिलियन US डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर में कैरी आउट करेगा आने वाले जो 15 ईयर्स हैं उनके दौरान में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको भी ये इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंडिया ने अपना जो रिजर्व पोजीशन है उसको सिक्योर किया है। होमवर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क आपके लिए ये है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। तो ये 4 कंट्रीज के साथ में हमने जो डील है 2024 के समय में साइन किया था, ये जो 4 कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं इस फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो पार्ट हैं? तो इनका जो नेम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और इनका लोकेशंस भी आप ज़रूर से देख लेना अपने स्कूल एटलस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि राज्यसभा का जो वोटिंग प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन किया गया है। बीजेडी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपने जो एमएलएज है उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए पेटिशन को फाइल किया है, जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हुआ करते हैं उनके वहाँ पे। कि एंटी पार्टी एक्टिविटी इनके द्वारा कैरी आउट किया गया, पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग नहीं किया है, तो इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू आप देखिए कि डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाए। तो क्या स्टूडेंट्स, राज्यसभा का जब वोटिंग हुआ करता है तो पार्टी का जो विप है वो एग्जिस्ट करता है क्या? तो आप देखिए कि पार्टी का जो विप प्रोसेस है वो राज्यसभा वोटिंग के समय में अप्लाई है वो नहीं किया करता है। हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर में ओपन बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हुआ करता है कि ओपन बैलेट के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। और हमारे कंट्री के अंदर में राज्यसभा वोटिंग का जो प्रोसेस है, इस प्रोविजन को हमने किस कंट्री से लिया है? तो राज्यसभा का आप देखिए कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है वहाँ से इस प्रोविजन को इंक्लूड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो मेंशन था लेजिस्लेचर्स को जो जो डिस्क्वालीफाई करने के रिगार्डिंग में, जो कि उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से है। ओपन बैलेट एंड व्हिप का जो प्रोसेस नहीं अप्लाई होता है राज्यसभा वोटिंग के अंदर में, इसके बारे में आपको पता है वो होना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन करने के बारे में है नेक्स्ट न्यूज, जिसमें ईरान ने एक ऑफर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करेंगे। बट यूएस को भी यहाँ पे प्रॉमिस है वो करना होगा कि वो ब्लॉकेज है उसको नहीं करी। जैसे यूएस ने आप देखिए कि जो ईरान का जो नेवल एरियाज हैं उनको ब्लॉकेज है वो किया था, ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के बारे में ये कंडीशन है उसको यहाँ पे बताया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसको हम मल्टीपल टाइम्स रीड कर चुके हैं कि जो पर्शियन गल्फ है उसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ में ये कनेक्ट करता है। ईरान का स्ट्रेटजिक लोकेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन का एडवांटेज होने की वजह से, उसी वजह से आप देखिए कि यूएस ने जब अटैक किया है तो उन्होंने, ईरान ने कंटिन्यूस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉकेज किया, और इसी वजह से उनके अगेंस्ट में जो लार्जर नंबर के अंदर में जो कैजुअलिटी है, लार्जर जो आप देखिए कि जो अटैक है वो नहीं कैरी आउट है वो हो सका है। एक यूएस के बारे में भी जो आर्टिकल है वो मेंशन था आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, कि यूएस का जो वॉर पावर एक्ट है, यूएस के वहाँ पे एक एक लड़ाई के रिगार्डिंग में वॉर पावर एक्ट है वो हुआ करता है।
तो वॉर पावर एक्ट है वो बताता है कि प्रेसिडेंट वो 60 डेज तक ही यहाँ पे डिफेंस फोर्स को यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड द 60 डेज अगर उनको डिफेंस फोर्स को यूज करना है तो कांग्रेस से जो अप्रूवल है उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली आप देखिए कि आने वाला जो वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है अगर उसके अंदर में फोर्स को यूज करते हैं तो कांग्रेस से उनको अप्रूवल है उसको कैरी आउट करना होगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हमारे जो दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने केस के रिगार्डिंग एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपीयर करने से जो डिनाई है वो किया है कि जो जज को आप देखिए कि रेस्क्यू करने के बारे में कहा गया था कि आप जिस केस के अंदर जज हों, तो बेसिकली आप देखिए कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो पॉइंट है उन्होंने मेंशन किया था। अब उन्होंने यहाँ पे खुद जो कोर्ट के अंदर में अपीयर होने से डिनाई है वो किया है। तो आपको एक बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो क्या मेंशन करता है कि किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर में जो पर्सन्स वहाँ पे जज के रूप से अपीयर होते हैं तो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट है वो नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट जो लॉ मेकर्स हैं उनको लॉ अपने हैंड के अंदर में नहीं लेना चाहिए। प्रेजेंट समय में महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं जब अपोजिशन के अंदर में थे तो एनएचआई के एक इंजीनियर हैं उनके ऊपर में उन्होंने मड को इस तरीके से आप देखें कि गिरा दिया था, उसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पे 1 मंथ का जो जेल है वो हुआ है। पब्लिक ऑफिशियल हैं उनका ड्यूटी के दौरान में उनके ऊपर में अटैक करना, तो इस तरीके से आप देखिए कि उनको 1 मंथ का जेल हुआ है। अपील का भी जो चांस है उनको यहाँ पे मिला है। तो लॉ मेकर्स को अपना जो पब्लिक लाइफ है उसके अंदर में लॉज हैं वो अपने हैंड के अंदर में नहीं लेने चाहिए। तो ये बेसिक यहाँ पे मेंशन था। फिर हमारे नेशनल सॉन्ग के बारे में है। नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है, आप देखिए वंदे मातरम है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा लिखा गया है। बंग दर्शन नाम का वो मैगजीन है जिसमें इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। बाद में इसका जो पब्लिकेशन है वो आनंद मठ के अंदर में हुआ है। और आप देखिए कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका ये एक इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है स्पेशली जो जो बंगाल पार्टीशन का जो मूवमेंट था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, तो उस दौरान में बेसिकली इसको लार्जर नंबर के अंदर में यूज है वो किया गया था हमारे इस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। फिर आप देखिए कि 1896 का जो कांग्रेस सेशन है जो कलकत्ता के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, जब फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन के अंदर में इसको जो वहाँ पे गाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सॉन्ग के बारे में तो 24 जनवरी का वो समय है 1950 के समय जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको एज ए नेशनल सॉन्ग के रूप से अडोप्ट है वो किया था। क्या स्टूडेंट, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रीड करते हैं आर्टिकल 51A के अंदर में, तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में भी नेशनल सॉन्ग है उसको इंक्लूड किया गया है? तो नेशनल सॉन्ग का इंक्लूजन नहीं है। नेशनल एंथम है वो वहाँ पे मेंशन है, हमारा जो जो फ्लैग है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया है। नेशनल सॉन्ग है वो वहाँ पे नहीं मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटी का जो ड्यूटी नंबर 1 है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका जो जिस तरीके से वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि प्रेजेंट समय में जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आप देखिए कि जो 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 पढ़ाने का जो तरीका है, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग में जो पढ़ाया नहीं जाता है। काफ़ी सारी जगह पे ऐसा भी है कि जो टीचर अगर एक पर्सनैलिटी है तो वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स भी आप देखिए कि उस तरीके से यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग के अंदर में रोल नहीं प्ले करते। इस वजह से हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कुछ डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पे बताया गया। सेकेंड डिफ़िकल्टी है एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। एग्जामिनेशन पेपर के अंदर में क्या डिफ़िकल्टी है? डिफ़िकल्टी ये है कि सी सेट की वजह से भी आप देखिए कि सी सेट यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है बट वो मिनिमम नंबर्स हैं उसको कम्प्लीटली ध्यान ना देने की वजह से काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम है वो फेस करनी होती हैं। तो काफ़ी सारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, मटेरियल का भी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो उसके कुछ यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको मेंशन किया गया था, स्पेशली जो मुखर्जी नगर का एरिया है उसके बारे में। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। यूपीएससी की इस साल आप देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है इसके 100 ईयर्स वो हुए हैं। और इसके रिगार्डिंग में 1 अक्टूबर का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस था, उसके अंदर में कुछ आर्टिकल्स आए थे तो उनको आप अच्छे से रीड करना। स्पेशली यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने लिखा था
कि 100 ईयर्स का जो जर्नी है वो किस तरीके से रहा है, कैसे सिविल सर्विस का जो सिविल सर्वेंट्स का जो रिक्रूटमेंट है उसको इन्होंने फेयर वे के अंदर में कैरी आउट किया है। तो उसके बारे में ज़रूर से आप रीड कर लेना। आर्टिकल 315 से लेकर 323 हैं जहाँ पे यूपीएससी के जो प्रोविजंस उनके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके असैसिनेशन से रिलेटेड एक पर्सन है जिनको कि रिलीज है वो किया गया था, जिनको रिलीज किया गया था रेमिशन के थ्रू में 2022 के दौरान में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 के थ्रू जो कंप्लीट जस्टिस का उनका आर्टिकल है 142 उसको यूज करते हुए इनको रेमिशन के थ्रू जो रिलीज है वो किया गया। अब वो जो पर्सन है उन्होंने एज ए लॉयर के रूप से जो मद्रास का आप देखिए मद्रास का जो बार एसोसिएशन है वहाँ पे अपने आप को एनरोल है वो किया है एज ए लॉयर के रूप से। तो ये वन काइंड ऑफ यहाँ पे न्यूज़ है। सेकंड आपको रेमिशन के बारे में मेंशन है। तो जब भी हम पार्डन प्रोसेस के बारे में रीड करते हैं, पार्डन जो कि बेसिकली आर्टिकल 12 के अंदर में सॉरी आर्टिकल 72 के अंदर में मेंशन है प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग में। तो पार्डन क्या होता है कि कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए। सपोज कीजिए आपको डेथ सेंटेंस मिला है उसको भी रिमूव कर दिया जाए, आपको कोई जेल मिला है किसी भी 10 ईयर का जो जेल है किसी केस में तो उसको भी रिमूव कर दिया जाए। तो ये तो कंप्लीटली जो रिमूवल है वो पार्डन प्रोसेस है। फिर आप देखिए कि कम्यूटेशन है वो क्या है, इसका एक अलग पार्ट हुआ करता है। कम्यूटेशन क्या है कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर में किसी पर्सन का जो पनिशमेंट है उसको चेंज किया जाए, तो इसको कम्यूटेशन का नाम दिया गया है। फिर एक रेमिशन है, रेमिशन के अंदर में जो टाइम पीरियड है उसको वहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, रेमिशन के अंदर में जो टाइम पीरियड है उसको चेंज कर दिया जाएगा। फिर एक रेस्पाइट हुआ करता है कि किसी इश्यू की वजह से किसी जैसे कोई पर्सन है वो डिसेबल है तो उसकी वजह से उनके पनिशमेंट के अंदर में चेंज किया जाए, तो रेस्पाइट का कॉन्सेप्ट है। और एक रिप्राइव हुआ करता है कि जो पनिशमेंट का जो एग्जीक्यूशन है, सपोज कीजिए आपको 10 ईयर का जेल हुआ है तो इस जेल को यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है उसको जो स्टे करता है जिसको कि हम रिप्राइव के नाम से जानते हैं, या किसी पर्सन का डेथ सेंटेंस है तो उसका भी यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टे करता है, उसको रिप्राइव है वो बोला करते हैं। चाइना पाकिस्तान की स्पेस कोऑपरेशन के बारे में है। तो 90s का वो समय है जब चाइना के द्वारा पाकिस्तान का जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया था। अभी आप देखिए कि चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे पाकिस्तान के एक एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे। ओवर द ईयर्स जो चाइना पाकिस्तान का स्पेस कोऑपरेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको जानकारी होना चाहिए चाइना का जो जीपीएस है उसके बारे में। आप देखिए कि चाइना का जो जीपीएस है जिसको कि बैदू के नाम से जानते हैं। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कुछ कंट्रीज के नेम मेंशन कर दिए थे और उनका किनका अपना जो जो जीपीएस सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे IRNSS के नाम से जो जीपीएस सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, बट अब उसके फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ है उसको रीड किया था कि कुछ सैटेलाइट्स का जो फंक्शनिंग है उसके अंदर में डिफ़िकल्टीज हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि लद्दाख के और कितना ये डिस्टेंस को कवर करता है, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस। हमारा जो टेरिटरी है उसके अलावा 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ तक आप देखिए कि जो जो ग्लोबल पोजिशनिंग है उसको ये शो करता है। इसको हमने नाम क्या दिया है, क्या हमने इसको नाविक का नाम दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने 2018 का जो पेपर है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। कल हमने लद्दाख के बारे में रीड किया था, तो लद्दाख के ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जहाँ पे वैशाख पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है उसके लिए जाएंगे लद्दाख के, वहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और बुद्धिज्म के लिए वैशाख पूर्णिमा है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध के जो 3 इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं, जैसे कि उनका जो बर्थ हुआ था, उनको जो एनलाइटमेंट हुआ, उनका जो महापरिनिर्वाण है, ये ऑल 3 इवेंट है वो इस वैशाख पूर्णिमा का जो डे है उसी दिन हुए थे। तो आप देखिए कि इसका इंपॉर्टेंस है वो बताया जाता है बुद्धिज्म के अंदर में। होम मिनिस्टर के विजिट के दौरान में वहाँ के जो लोग हैं वो डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे भी एक्टिविस्ट हैं जिनको जो जेल के अंदर में हैं उनके अगेंस्ट में केसेस लगे हुए हैं, तो उनको रिलीज है वो किया जाए, उसका भी यहाँ पे एक डिमांड है वो किया गया है। वेदांता का जो आप देखिए कि प्लांट के अंदर में इंसिडेंट हुआ उसके बाद में वेदांता के जो चीफ है उनके द्वारा कहा गया है कि जितना वो उनसे कोशिश होगा उतना कंपनसेशन है वो उनके द्वारा कंपनसेट है वो किया जाएगा जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिलीज को। आप देखिए कि उर्दू के बारे में है, उर्दू क्या स्टूडेंट शेड्यूल 8 का लैंग्वेज हुआ करती है, तो यस स्टूडेंट शेड्यूल 8 के अंदर में जो उर्दू है वो भी इसका पार्ट है। ओरिजिनली जो 14 लैंग्वेज होती थी उसी का ये पार्ट है।
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले रीड किया था, तो बिस्केक के वहाँ पे इसका मीटिंग होगा डिफेंस मिनिस्टर्स का, जिसमें हमारे जो 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 डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए हैं। अब आप देखिए कि इस जो एससीओ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। संघाई 5 नाम से ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, फिर इसको एससीओ का जो नाम है वो दिया गया है। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान है, तो 4 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। फिर रसिया और चाइना है, रसिया चाइना के बाद में इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं, और बेलारूस और ईरान वो भी इसके पार्ट हैं। नीति आयोग के अंदर में जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनका साइंस एंड हेल्थ के रिगार्डिंग में मोर आप देखिए कि उनका जो बैकग्राउंड है वो रहा है। नीति आयोग जो बेसिकली एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था, स्टेट्स को मोर वॉइस है वो रेज हो सके नीति आयोग के थ्रू, जिसका यहाँ पे क्रिएशन था। अब आप देखिए कि साइंस एंड हेल्थ से रिलेटेड जो पर्सन है वो इसके पार्ट बने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक के बारे में है। जर्नलिस्ट सेंसरशिप को यहाँ पे जो 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 कंसर्न है उसको रेज करते हैं। तो एग्जाम के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक होमवर्क है कि हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग है वो क्या है। मई के मंथ के समय वो रिलीज हुआ करता है, तो अभी तो आप देखिए कि हमारा 26 का रिपोर्ट है वो नहीं आया होगा, तो जो जो 25 का जो रिपोर्ट है उसमें हमारा जो रैंकिंग है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर में वुमेन एडवोकेट के ऊपर में अटैक हुआ था, तो उसका स्यूमिटो कॉग्निजेंस लिया गया है, किस तरीके से यहाँ पे जो 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 सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाए, किसी तरीके से वुमेन जो एडवोकेट्स हैं उनका जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो सके। यूएस के जो पैसिफिक एयर फोर्स के जो जो चीफ हैं वो इंडिया के लिए आएंगे, उस विजिट के दौरान में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा कैसे इंडिया और यूएस जो हैं और डिफेंस सेक्टर्स को मोर स्ट्रेंथन है वो कर सकते हैं। आरबीआई के द्वारा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बैड लोन के रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा कि कोई पर्सन है जिनके द्वारा 90 डेज से अबाउ आप देखिए कि जो लोन है उसको नहीं पे किया जाता है, तो उसको एनपीए का जो कैटेगरी है नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप से कंसीडर है वो कर लिया जाता है। फिर आप देखिए कि 90 डेज के अलावा यहाँ पे अगर उसको स्टैंडर्ड असेट के रूप से क्रिएट करना है तो सभी काइंड ऑफ ड्यूज हैं उनको पे करना होगा, जो मल्टीपल लोन्स है उसके भी जो ड्यूज हैं उनको पे करना होगा। उसी समय में वो पर्सन है एज ए स्टैंडर्ड असेट के रूप से काउंट है वो किया जाएगा। तो ग्लोबल रूल से अलाइन करते हुए नए जो नॉर्म्स हैं वो इंडिया में आएंगे। फिर आप देखिए कि टी सेल थेरेपी के बारे में है, जो कैंसर का जो जो ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग में इस थेरेपी का जो यूज है वो यहाँ पे बताया गया है। अटकामा डेजर्ट को मेंशन किया गया है, चिली के वहाँ पे जो अटकामा डेजर्ट है, जिसमें मेंशन ये है कि लाइट पोल्यूशन की वजह से क्लियर स्काई को किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। हमारे यहाँ पे भी आप देखिए कि जो डार्क स्काई रिजर्व है जो हमने सेटअप किया है कहाँ पे, लद्दाख के वहाँ पे, उसका भी अल्टीमेट पर्पज़ यही था कि जो लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करते हुए जो 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 स्पेस है उसको काफ़ी जो आप देखिए कि काफ़ी क्लियर वे के अंदर में ऑब्जर्व है वो किया जा सके। ब्रिटेन के जो किंग हैं वो कि आप देखिए कि यूएस के विजिट के लिए जाएंगे, उनका जो डिस्कशन है वो रहेगा। बहरीन ने कुछ लोगों का सिटीजनशिप है उसको यहाँ पे रिवोक किया है क्योंकि उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया था इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में, तो बहरीन ने यहाँ पे आप देखिए कि जो सिटीजनशिप है उसको रिवोक है वो किया है। इंडिया में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो पावर है वो किसके पास में है, पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। आर्टिकल 11 है वो ये मेंशन करता है कि पार्लियामेंट समय समय पे लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बनाया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे चाइना के बारे में है, चाइना और यूरोपियन यूनियन है उनके जो डिफरेंसेज हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। पोप के बारे में मेंशन किया गया है कि जो चर्च के अंदर में वुमेन लीडर हैं उनके साथ में उन्होंने डिस्कशन किया है। और यूएस का जो शूटिंग का जो जो केसेज है उसके बारे में मेंशन है, वहाँ पे आप देखिए कि लोग हैं वो वेपन को रख सकते हैं अपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और वेपन वहाँ पे इजीली अवेलेबल है वो भी हुआ करता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल एंड लेबनान के डिस्कशन के बारे में है जिसको कि हजीबुल्ला रिजेक्ट करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।